सो 22 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो देखने मिल रहा है करंट अफेयर में वो है मिसिंग ट्राइब को लेके। सो मिसिंग ट्राइब इंडिया के किस स्टेट में पाई जाती है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मणिपुर एंड त्रिपुरा, ऑप्शन सी है झारखंड एंड बिहार, और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं जो कि मिसिंग ट्राइब की है, और इससे आप गेस भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं, नहीं इतना तो आप गेस कर ही सकते हैं कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में से होगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ ये न्यूज़ में क्यों था। आसाम का ये लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है, जो मिसिंग ट्राइब है ये आसाम की लार्जेस्ट कम्युनिटी है, ये बिल्कुल स्टार मार्क करके याद रखिएगा। और रिसेंटली वहाँ पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया और फेस्टिवल का नाम है अली आई लिगांग फेस्टिवल। तो ये जो फेस्टिवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में से एक है आसाम के, और मिसिंग ट्राइब इसे सेलिब्रेट करती है। मिसिंग ट्राइब जो है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की है, और ये एक तानी ग्रुप स्पीकिंग जो टिबेटियन बर्मीज लैंग्वेज बोलती है उस ग्रुप के है ये। तो एक तनी ग्रुप है जो कि टिबेटियन बर्मीज लैंग्वेज बोलते हैं, तो इनकी ये जो लैंग्वेज का ग्रुप है ये ग्रुप है, तो ये भी याद रखिएगा, टिबेटो बर्मीज लैंग्वेजेस बोलते हैं ये लोग। और ये रिसाइड कहाँ करते हैं, ये आसाम में करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में करते हैं और तिब्बत में करते हैं। और जो टिबेटन्स हैं ये इन्हें लोबास कहते हैं, लोबास। और आपको ये भी बता दूं यानी सदर्नर्स, तो क्योंकि ये तिब्बत के सदर्न में है, जो तिब्बत है उसके सदर्न में आपको देखने मिलता है हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन, तो तिब्बत के सदर्न में होने के कारण इनको लोबास कहते हैं। और लोबास यानी सदर्न लोग या सदर्नर्स। सो उनकी जो लाइफ है वो अराउंड रिवर और एग्रीकल्चर और फिशिंग के अराउंड रिवॉल्व होती है, यानी वो रिवर्स के आसपास रहते हैं, एग्रीकल्चर खेती करते हैं और फिशिंग भी इनका एक ऑक्यूपेशन है। सो इस तरह से याद रखिएगा अली आई लिगांग फेस्टिवल जो कि अभी सेलिब्रेट हुआ है, इसी कारण न्यूज़ में रही है मिसिंग ट्राइब। तो मिसिंग ट्राइब पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये याद रखना है। अगला जो हमें न्यूज़ में देखने मिल रहा है वो है बैक्टीरियल सेल्यूलोज। तो हमने जो क्वेश्चन बनाया वो इस तरह का है कि व्हाट इज बैक्टीरियल सेल्यूलोज दैट वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़। सो ये बैक्टीरियल सेल्यूलोज होता क्या है? ऑप्शन ए है नेचुरल पॉलीमर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है फंगल बाय प्रोडक्ट फाउंड इन सॉइल, ऑप्शन सी है टाइप ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबाउ। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, ये जो इमेज है ये इमेज है बैक्टीरियल सेल्यूलोज की। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए अ नेचुरल पॉलीमर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया। अब यहाँ पे क्या है कि ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है इस तरह का एक पॉलीमर है, तो ये जिसको हम कहते हैं कि बैक्टीरियल सेल्यूलोज। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। रिसर्चर्स ने ये ढूंढ के निकाला कि जो बैक्टीरियल सेल्यूलोज है ये एक बैंडेज करके यूज़ हो सकता है प्लांट्स के लिए। तो हम यही कहेंगे कि ये प्लांट्स को हील कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है। जल्दी जल्दी अगर प्लांट्स को कोई चोट आ जाती है, यानी प्लांट्स को कोई हार्म हो जाता है तो या फिर वो तो टूट जाते हैं थोड़े से, तो उनको हम एक तरह से इसको बैंडेज करके उनको लगा सकते हैं और उससे ये जल्दी हील भी हो जाते हैं और वो जल्दी रीजनरेट भी हो जाते हैं। सो एक नेचुरल पॉलीमर है ये जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बाय सर्टेन बैक्टीरिया। अब आपको ये भी बता दूं कि ये जो बैक्टीरिया है इसमें काफ़ी एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो इसको इफेक्टिव बनाता है कि वो प्लांट जो उनको वुंड केयर से ठीक कर सकता है, यानी प्लांट्स को जो भी चोट आती है उसको वो ठीक कर देता है। ऐसी इसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी, आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ये बैंडेज करके यूज़ हो सकता है। और ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल्यूलोज जिसे कहा जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि बैक्टीरियल सेल्यूलोज जो होता है, बैंडेजेस जो इससे बनती है उससे एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव मिल जाता है केमिकल ट्रीटमेंट से, यानी प्लांट्स को केमिकल ट्रीटमेंट देने से अच्छा ये बैंडेज लगा देंगे, तो ये बैंडेज लगाने के कारण प्लांट्स जो है वो विदाउट केमिकल अच्छे से ठीक भी हो सकते हैं। सो ये जो मेथड होती है इससे हेल्दियर प्लांट ग्रोथ भी हो जाती है और इको फ्रेंडली फार्मिंग भी होती है, क्योंकि केमिकल्स का यूज नहीं होता है। तो यहाँ इको फ्रेंडली फार्मिंग भी देखने मिलती है और प्लांट्स भी जल्दी हील हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। इस कारण क्रॉप्स भी अच्छे आने लगते हैं, ज़्यादा क्रॉप्स मिलते हैं तो बेटर क्रॉप यील्ड भी मिल जाता है और काफ़ी अच्छे से सभी चीज़ें हो जाती है। एक रेजिलियंस भी है। सो रेजिलियंस यानी हम कह सकते हैं कि उनकी एक तरह से पावर बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है, जिससे वो जो बीमारी है उसका सामना कर सके, उसको अच्छे से उससे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते बीमारियों का से। तो इस तरह से रेजिलियंस भी अच्छा हो जाता है उनका। और ये आप एक भी देख भी रहे कि एग्रीकल्चर में किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है, इसका ये बेस्ट एग्जांपल है। तो सस्टेनेबल फार्मिंग भी हो रही है और फूड सिक्योरिटी भी हो रही है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी इसीलिए हो रही है क्योंकि हमें अनाज भी अच्छे से मिलते रहेगा और प्लांट्स को भी कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से ये पॉलीमर जो एक नेचुरल पॉलीमर है
वो यानी जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियल सेल्यूलोज, ये न्यूज़ में रहा है। तो याद रखिएगा ये एक नेचुरल पॉलीमर है जो सर्टेन बैक्टीरिया से बनता है और ये इसका यूज़ क्या है ये भी याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला जो करंट अफेयर है वो है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट को लेके। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट। तो एक रेजिलियंस रिपोर्ट आई है और वो है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट। ये कौन पब्लिश करता है? ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन सी है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI और ऑप्शन डी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज IMF। सो इसका सही जवाब है सी, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए ये न्यूज़ में क्यों रहा, तो कोएलिशन जो है वो है फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी क्या? यानी जब भी कोई डिजास्टर आता है, डिजास्टर यानी क्या होता है? डिजास्टर यानी अर्थक्वेक होते हैं, सुनामी होते हैं या इस तरह के कोई भी नेचुरल इवेंट्स होते हैं जिससे काफ़ी बड़ा लॉस होता है, काफ़ी सारा डैमेज हो जाता है, तो ये डिजास्टर होते हैं। इसको रेजिलियंट यानी इससे कुछ इफेक्ट ना हो ऐसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स, ऐसे बिल्डिंग्स, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाना, ये इसका काम है। तो हम कहेंगे यही कहा जाता है डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो याद रखेगा डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो डिजास्टर का सामना कर सकते हैं, यानी डिजास्टर आने पे कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे रहेंगे जिनको कुछ ना हो, उनको डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। सो इसका एक कोएलिशन है जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मिलके ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, वही ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट बनाते हैं। इसमें देखा जाता है कि डिजास्टर के लिए हम कितने प्रिपेयर्ड है या कौन सा देश कितना प्रिपेयर है। तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क मॉडल रेजिलियंस इंडेक्स जो है ये जो होता है ये बताता है कि फाइनेंशियल रिस्क डेटा बताता है, यानी कितना फाइनेंशियल रिस्क है। यानी कभी भी डिजास्टर आता है तो आप देखते हैं कि बहुत बड़ा लॉस होता है, वो लॉस को ठीक करने के लिए काफ़ी सारे पैसे लगते हैं, तो फाइनेंस काफ़ी लगता है। तो ट्रांसपोर्ट में आएगा, एनर्जी में आएगा, टेलीकॉम हो गया, वाटर हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, और ये डिजास्टर आने के कारण सब इफेक्ट हो जाता है। तो इस कारण इसे बनाने के लिए काफ़ी सारा फाइनेंस भी लगता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 9.2 ट्रिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किए जाते हैं एनुअली। इतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है 2050 तक, हर साल इतना हमें एक तरह से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 9.2 ट्रिलियन डॉलर। इस कारण हम इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट रेजिलियंस बना सकते हैं, यानी हम क्लाइमेट को जो सह सकता है इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हम जरूर बना सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये वल्नरेबल होते हैं डिजास्टर को, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के होते हैं जैसे रोड बोलो, ये ट्रांसपोर्टेशन बोलिए, एनर्जी, टेलीकॉम, वाटर, हेल्थ या फिर उससे रिलेटेड कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स बोलिए, ये डिजास्टर के लिए काफ़ी वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि जैसे अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड या ड्रॉट आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, इसके ऊपर बहुत इंपैक्ट होता है। तो ये इसीलिए इसको कहा जाता है वल्नरेबल। और बहुत सारे लो और मिडल इनकम कंट्रीज जो है जिसको LMIC कहा जाता है, वहाँ पे वीक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट है, यानी ऐसी गवर्नेंस है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं देखने मिलता है, क्योंकि ये लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज है, इनकी खुद की इनकम बहुत अच्छी नहीं है, तो ये कहाँ से इस पर पैसे लगाएंगे, ये सब प्रॉब्लम है। इसीलिए इस तरह का कोएलिशन होना ज़रूरी है। और ये रिपोर्ट यही बताती है कि रिस्क कितनी कहाँ पे है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने के। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बनाएंगे, रेजिलियंट बनाएंगे, तो क्या होगा कि कभी कोई डिजास्टर आएगा तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, इस कारण फाइनेंशियल लॉस भी नहीं होगा। सो नेचर बेस्ड सोल्यूशन बोलिए या पॉलिसी मेकिंग बोलिए, है ना, तो कुछ सोल्यूशंस भी मिलते हैं यहाँ पे इस रिपोर्ट के थ्रू, या फिर कुछ पॉलिसी मेकिंग की किस तरह से की पॉलिसी होनी चाहिए, ग्लोबल कोलैबोरेशन यानी सब ने मिलकर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करनी चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे पता चलती है। तो ये है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो बनाता है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट। अगला जो करंट अफेयर है वो है रिलेटेड टू चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कॉन्फ्रेंस 2025। सो एक चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी CIO का कॉन्फ्रेंस चल रहा है 2025 का। सो ये कहाँ पे हो रहा है ये पूछा गया है। सो इसका जो ऑप्शंस है, पहला है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है न्यू दिल्ली, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है चेन्नई। सो इसका सही जवाब है बी, न्यू दिल्ली। तो अब ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने लॉन्च किया डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल DBIM, जो कि जिसको होस्ट कर रहा है फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कॉन्फ्रेंस 2025 में। सो इस तरह के एक मैनुअल लॉन्च होने वाली है ना, डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल, और
इसको होस्ट कौन कर रहा है, तो फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कॉन्फ्रेंस 2025 का, और ये न्यू दिल्ली में किया जा रहा है, ये अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो हम कहेंगे ये पार्ट है गवर्नमेंट का। और अगर देखोगे तो डिजिटल फुटप्रिंट इनिशिएटिव, एक तरह से डिजिटल फुटप्रिंट इनिशिएटिव, यानी हम ये कह सकते हैं कि हर चीज़ को डिजिटल करने की जो कोशिश चल रही है, तो इसी तरह का ये भी एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें ये सब बातें होगी। कॉन्फ्रेंस जो होगा इसका फोकस यही होगा कि जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स है वो डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी उससे हो पाए, है ना। तो वेबसाइट पे, यानी वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी इजी हो जाए, परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। government.in वाली, gov.in वाली जो भी वेबसाइट्स है वो देखते हैं हम कि काफ़ी स्लो चलती है, काफ़ी वेबसाइट्स कभी हैंग हो जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ये सब को सॉल्व करना इनका काम है, और यही है कि लोकलाइज करना है जो भी कंटेंट है वो, यानी पूरे यूज़र जो है वो उसमें आ सके, यानी सभी यूज़र्स को उसका कुछ फ़ायदा मिल सके, कुछ बेनिफिट मिल सके, जितने भी लोग हैं उनको। सो इसीलिए ये CIO कॉन्फ्रेंस 2025 लिया जा रहा है, और इसको ये हो रहा है न्यू दिल्ली में। उसके बाद जो न्यूज़ में हमें देखने मिल रहा है वो है एक फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, जिसको कहा जाता है मेजोराना फर्स्ट। मेजोराना 1 जो है ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, तो इट इज़ अ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप। तो इसके ऑप्शंस है A मेटा, B माइक्रोसॉफ्ट, C गूगल या D अमेजॉन। और इसका करेक्ट आंसर है B माइक्रोसॉफ्ट। आपको बताते तो माइक्रोसॉफ्ट जो उन्होंने मेजोराना फर्स्ट जो है ये बनाया, और ये फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। इससे स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, कंप्यूटर्स की स्पीड भी बढ़ेगी, और प्रैक्टिकलिटी देखी जाएंगी क्वांटम कंप्यूटिंग में। सो हम यही देख सकते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड और ये सब बहुत अच्छी होने वाली है। और उसी के साथ साथ ये जो चिप है ये एक मेजोराना पार्टिकल्स होते हैं कुछ, जो कि क्वांटम स्टेट में होते हैं। और ये जो चिप है इसको यूज़ करने के कारण जो कंप्यूटर के एरर होते हैं, जो कंप्यूटेशनल एरर होते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं, और काफ़ी रिलायबिलिटी भी अच्छी हो जाती है। और इसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, और वैलिडेशन इसको मिला डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी DARPA यूनाइटेड स्टेट्स से, ये भी याद रखिएगा। सो ये एक मेजोराना चिप है। वैसे तो इस पर बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यही क्वेश्चन बन सकता है जो मैंने आपको बताया कि ये किसने लॉन्च किया है। तो याद रखेगा ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया हुआ एक फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है।